नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन्स से संबंधित, दूसरा इंडियन इकोनॉमी से संबंधित और तीसरा एलपीजी के इस्तेमाल से संबंधित। ये 2 आर्टिकल्स अभी भी अफगानिस्तान से संबंधित हैं। अफगानिस्तान से संबंधित देखना और भी आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन अब कोई काम के नहीं है। मतलब कुछ एकदम से नया होगा, तालिबान कैसे रिएक्ट कर रहा है, नई सरकार उनकी बनेगी, तब फिर हम दोबारा से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, नया इन आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। और प्री तो देखो अब नज़दीक आ गया है, सिर्फ 1.5 महीना पड़ा है प्री के लिए, 45 डेज। तो बिल्कुल जान लगा दो। कहावत है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लेकिन अब स्लो चलने का टाइम चला गया है, भागने का टाइम आ गया है। प्री देखो 100 मीटर रेस की तरह है। लास्ट में आप दौड़ोगे नहीं, मतलब पहले आपने पूरा कितना ही प्रैक्टिस किया है, लास्ट में आप नहीं दौड़ोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो अभी दौड़ने का टाइम आ गया है, अपना बेस्ट देने का टाइम आ गया है। इस बार तो प्री और मेंस के बीच में टाइम भी काफ़ी कम है। वैसे देखो मेंस की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओनली आईएएस की जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है और मेंस के लिए काफ़ी रिवीजन फ्रेंडली, जैसे उड़ान के जो नोट्स हैं ना प्री के लिए, उसी प्रकार से मेंस के जो नोट्स हैं वो भी बन रहे हैं, जिससे आपकी जो मेंस की रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस आप किसी भी कीमत पे कुछ भी करके अपना बेस्ट देके प्री क्लियर कर लो हर हाल में। ये क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मेशन की कंडीशंस डिस्कस कीजिए और दूसरे पार्ट में अरेबियन सी में अब ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आने लगे हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साइक्लोन्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड देखो ये है, इस साल के शुरुआत में हमारे देश में 17 मई को एक साइक्लोन आया ताउते, जो गुजरात के कोस्ट से टकराया, और इसके ठीक एक हफ्ते बाद 26 मई को यास साइक्लोन आया जो उड़ीसा के कोस्ट से टकराया। इन दोनों साइक्लोन्स की वजह से हमारे देश में भारी तबाही आई। घर बार, खेत में खड़ी फसलें, रेलवे लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइन्स, मतलब कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा इन साइक्लोन्स की वजह से। एक अनुमान के अनुसार इन साइक्लोन्स की वजह से 199 लोगों की डेथ हो गई, 37 मिलियन लोग प्रभावित हुए। 37 मिलियन, इतनी तो देखो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है। इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ? $4.3 बिलियन का। 0.24 मिलियन हेक्टेयर में जो खड़ी फसल थी वो प्रभावित हुई। 0.45 मिलियन यानी 4,50,000 जो घर हैं उनको डैमेज पहुंचा। ऑलमोस्ट 25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया साइक्लोन शेल्टर्स में, साइक्लोन से बचने के लिए। अर्बन एरियाज में बहुत सारे जो पेड़ हैं वो उखड़ गए। ऑलरेडी देखो अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर काफ़ी कम होता है, लेकिन इन साइक्लोन्स की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए। कोविड-19 की महामारी के दौरान ऑलरेडी लोग सफ़र कर रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, लेकिन इन 2 साइक्लोन्स ने कंडीशंस को और भी ज़्यादा खराब कर दिया। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से और इसके अलावा दूसरी जियो क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से इंडिया में इस प्रकार के साइक्लोन्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। 2013 का डेटा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। जितने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए वर्ल्ड में 2013 में, अकेले 7% तो देखो इंडिया में ही आए। वैसे ये जो आर्टिकल है ना, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप जल्दी से एक बार कंडीशंस देख लीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, प्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। हमारे इंडियन ओशन के नॉर्थ में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। ये कारण आर्टिकल में बताया गया है। कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस, वर्टिकल विंड स्पीड में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होना, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और सबसे लास्ट में अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। इन कंडीशंस का होना जरूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। इंडिया में देखो टोटल कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की, और हमारे देश में 96 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो साइक्लोन्स से और सुनामी लहरों से ऑलमोस्ट 262 मिलियन जो लोग हैं वो वल्नरेबल हैं, एक्सपोज्ड हैं। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट लगाया था 2010 में
कि इंडिया में 2050 आते आते 200 मिलियन जो सिटी रेजिडेंट्स हैं वो वल्नरेबल होंगे स्टॉर्म के अगेंस्ट और अर्थक्वेक के अगेंस्ट, मतलब उनको खतरा होगा स्टॉर्म से और अर्थक्वेक से। हर साल देखो बंगाल की खाड़ी में और अरेबियन सी में 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जिसमें से दो से लेकर 3 तो काफ़ी सीवियर होते हैं। अगर पास्ट की बात करें 1891 से लेकर 2020 के बीच में इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर टोटल 313 साइक्लोन्स आए हैं। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग गलत है ऊपर, 313 साइक्लोन्स आए हैं और इन 313 में से 130 जो हैं उनको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। विंड की स्पीड के आधार पर साइक्लोन्स को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आप स्लाइड को रोककर एक बार इन कैटेगरीज को देख लीजिएगा। देखो यहां पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, वेस्टर्न कोस्ट पर कम साइक्लोन्स आए हैं और ईस्टर्न कोस्ट पर ज़्यादा साइक्लोन्स आए हैं, तो इसका भी आप आंसर सोचिएगा। बट देखो ये तो हमने पास्ट की बात की कि पास्ट में वेस्टर्न कोस्ट पर कम साइक्लोन्स आए हैं, लेकिन ना हाल फिलहाल में वेस्टर्न कोस्ट पर भी साइक्लोन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस सिलसिले में काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वेस्टर्न कोस्ट पर पहले कम साइक्लोन्स आते थे और अब ज़्यादा आ रहे हैं। जिसका सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि पानी जो है वो तेज़ी से गर्म हो रहा है यहाँ पे अरेबियन सी में, इस वजह से ज़्यादा साइक्लोन्स आने लगे हैं। इवन अरेबियन सी जो है वर्ल्ड के फास्टेस्ट वार्मिंग वाटर्स में से एक है, मतलब यहाँ का जो पानी है काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइव मिनट का ये आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा। तो ये डेटा है, वेस्ट कोस्ट पर आए 1891 से लेकर 2020 के बीच में 31 साइक्लोन्स और ईस्ट कोस्ट पे आए 282 साइक्लोन्स। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आए 97, इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का 79, तमिलनाडु 58, वेस्ट बंगाल 48, गुजरात 22, महाराष्ट्र गोवा 7 और केरला 2। इकोनॉमिक कोस्ट पर अब ज़्यादा फोकस किया जाता है आर्टिकल में। देखो 1999 से लेकर 2020 के बीच इन साइक्लोन्स की वजह से 12,388 लोगों की जानें चली गई और डैमेज कितना हुआ, 32,615 मिलियन डॉलर्स। हमारे देश में फ्लड्स की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 62% जो डिज़ास्टर रिलेटेड डैमेज है वो फ्लड्स की वजह से ही होता है हमारे देश में, और फ्लड्स के बाद नंबर आता है इन साइक्लोन्स का। और डिज़ास्टर्स की बात करें, अर्थक्वेक की वजह से सबसे ज़्यादा जाने गई हैं, उसके बाद फ्लड्स का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो जाने गई हैं वो इन साइक्लोन्स की वजह से गई हैं। एक अच्छी बात देखो ये है, ये जो ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं ये डिक्लाइन हुई हैं। 1999 में सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, जिसकी वजह से 10,378 के आसपास लोगों की जानें चली गई थी। 2020 में 110 लोगों की जानें गई हैं साइक्लोन्स की वजह से। ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि वार्निंग सिस्टम अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। पहले से ही जो वेदर डिपार्टमेंट है वो बता देता है कि साइक्लोन आने की संभावना है। इस वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर ढंग से अब कैरी आउट किया जाता है। जैसे समय से पहले लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है, रिलीफ पहुंचाई जाती है, डिज़ास्टर के आने पर रिहेबिलिटेशन पे भी फोकस किया जाता है। लेकिन देखो इतना कुछ करने के बावजूद अभी तक हम ये तो इंश्योर नहीं कर सके हैं कि जीरो ह्यूमन कैजुअलिटी हो या फिर माल का नुकसान ना हो। जान का नुकसान तो हम बहुत हद तक कम कर पाए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 1999 से लेकर 2020 के बीच अगर हम अंदाज़ा लगाएं, 1999 में 2,990 मिलियन डॉलर्स का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था साइक्लोन्स की वजह से, और 2020 में 14,920 मिलियन डॉलर्स। यानी ह्यूमन कैजुअलिटीज हम रोक पाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर्टी का डैमेज तो बढ़ गया है। इन 21 सालों में साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 गुना तक बढ़ गई है और इस वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट्स पर जो फिजिकल बर्डन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। साइक्लोन की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो जाती है, रिलीफ ऑपरेशन से सरकार को चलाने पड़ते हैं, इसलिए सरकार को ज़्यादा खर्चा आने लगा है अब इन साइक्लोन से निपटने में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जो 2014 में आई थी। इस रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट लगाया कि 2050 के बाद इस प्रकार के क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से इंडिया को हर साल 1.8% जीडीपी का नुकसान होगा।
1999 से लेकर 2020 के बीच इंडिया को 2% जीडीपी का नुकसान हो चुका है और टोटल जो रेवेन्यू है उसके 15% रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है इन इवेंट्स की वजह से। और देखो एक रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 से, ये रिपोर्ट कहती है 2019 में ये जो एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स है ना, इन इवेंट्स के आने के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 7वें नंबर पे है, यानी 7वें नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है इन एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड इवेंट्स के आने के मामले में इंडिया। उड़ीसा की केस स्टडी है। उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था। उसके बाद उड़ीसा की सरकार ने काफ़ी सारे साइक्लोन मिटिगेशन स्टेप्स लिए, जैसे डिजास्टर वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, इवैक्यूएशन शेल्टर्स इस्टाब्लिश किए गए ताकि जो लोग हैं साइक्लोन के समय इन शेल्टर्स में पनाह ले सकें। इसके अलावा उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टाब्लिश किया गया। रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उड़ीसा में डिजास्टर प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स को भी बिल्ड किया गया। तो इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से जो डेथ्स होती हैं, जैसे हुडहुड, फनी, अम्फान, यास, ये सारे जो साइक्लोन्स आए इनकी वजह से ह्यूमन कैजुअलिटीज़ काफ़ी कम हुई। बट देखो उड़ीसा के जो डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल है ना, ये इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कमी है उस उड़ीसा के मॉडल में भी। जान का तो नुकसान कम कर दिया है, माल का नुकसान कम नहीं हुआ है। इसलिए भारत सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि डिजास्टर की वजह से जो जान माल का नुकसान होता है उसे कम किया जा सके। सजेशंस है क्या? सबसे पहले तो देखो आप जो ये साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है ना, इसको और ज़्यादा इंप्रूव करो ताकि और पहले पता लग सके कि साइक्लोन आ सकते हैं और सटीक जानकारी मिले साइक्लोन्स के बारे में। क्योंकि देखो साइक्लोन की वार्निंग दे दी जाए और साइक्लोन आए ना, तब भी सरकार को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि बड़े स्केल पर सरकार इवैक्यूएशन ऑपरेशंस चलाती है। 2-3 दिन की तो छुट्टी सी हो जाती है, इतने बड़े स्केल पे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। दूसरा, सरकार शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन को इंक्रीज करे, जैसे कोस्ट के नज़दीक मैनग्रोव होते हैं, मैनग्रोव प्लांटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। मैनग्रोव जो है वो साइक्लोन की गति को रोक देता है, कम कर देता है। इससे संबंधित प्री का क्वेश्चन भी आया था, एक बार आप चेक कीजिएगा। मैनग्रोव कवर इंक्रीज करने के अलावा और भी लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स लेने की आवश्यकता है, जैसे देखो साइक्लोन रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग स्टॉर्म सर्ज रिजिलियंट एम्बैंकमेंट्स, कैनल्स और रिवर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना ताकि जो लो लाइंग एरियाज हैं, कम हाइट वाले एरियाज हैं, वहाँ पर वाटर इकट्ठा ना हो। तीसरा सजेशन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसे घरों का निर्माण करना जिनको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे साइक्लोन्स की वजह से। अब देखो कच्चे घर होंगे या फिर लकड़ी से बने घर होंगे तो वो टूट जाएंगे ना, जब तेज़ हवाएं आएंगे। तो कंक्रीट के स्ट्रॉन्ग घर होंगे तो वो नहीं टूटेंगे। तो जो गरीब लोग हैं जो कंक्रीट के घर नहीं बना पा रहे हैं, उनकी हेल्प करना कि वो कंक्रीट के घर बना लें, और इसके लिए एक मैसिव कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करना। सबसे लास्ट में हेल्दी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिजास्टर्स को मिटिगेट करने के लिए, डिजास्टर के नेगेटिव इम्पैक्ट से निपटने के लिए सेंटर और स्टेट्स के बीच। ये देखो सदाबार पॉइंट है, मतलब ज़्यादातर इश्यूज़ में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। सेंटर और स्टेट के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, जैसे एनजीओ, सिविल सोसाइटी। ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर लो, ये एवरग्रीन पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अपडेट किया जुलाई में। अपडेट में इन्होंने क्या किया है, पहले जो अनुमान लगाया था ना एडवांस कंट्रीज के लिए, उस अनुमान को तो इन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले इन्होंने बोला था कि एडवांस्ड जो इकोनॉमीज हैं वो ग्रो होंगी 6% की रेट से, तो अब इन्होंने बोल दिया 7%। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मतलब इकोनॉमी के ग्रो होने को लेके जो एस्टिमेट है इन्होंने इम्प्रूव कर लिया है। और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, इनके लिए इन्होंने अपने एस्टिमेट को थोड़ा डाउन कर लिया है। यानी पहले अगर इन्होंने अनुमान लगाया था कि
7% की रेट से इमर्जिंग इकोनॉमीज ग्रो करेंगी, तो इस अनुमान को कम करके इन्होंने कर दिया है 6%। इंडिया का क्या स्टेटस है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा बताया जा रहा है आर्टिकल में कि इस प्रकार से इन्होंने अपने एस्टिमेट को चेंज किया है। अब आपके मन में आया होगा ऐसा क्या हो गया कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगी और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो ग्रो नहीं कर सकेंगी, ऐसा क्या हो गया है? इसका आंसर देखो ये है, पहला पॉइंट है वैक्सीनेशन से संबंधित। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, वहाँ पे वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यूएस जो शुरू में स्लो था, अब यूएसए में ऑलमोस्ट 60% लोगों को कम से कम एक डोज तो लग चुकी है कोविड-19 के वैक्सीन की, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं वो भी शुरू में स्लो थे, लेकिन अभी वहाँ पे वैक्सीनेशन की गति काफ़ी तेज़ है। ओवरऑल देखो, एडवांस्ड इकोनॉमीज में 40% जनता फुली वैक्सीनेट हो चुकी है आईएमएफ के अनुसार। मतलब अगर कल को थर्ड वेव आती भी है तो उसका असर एडवांस्ड कंट्रीज़ पर नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। वहाँ पे अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, उसकी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी अभी भी ख़राब है। इंडिया में ऑलमोस्ट 9.5% लोग फुली वैक्सीनेट हुए हैं। 58 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज कम से कम लग चुकी है, ये अच्छी बात है इंडिया में। लेकिन फिर भी एडवांस्ड इकोनॉमीज के मुकाबले में इंडिया में भी अभी वैक्सीनेशन की जो गति है वो काफ़ी स्लो है। दूसरा रीज़न, ये तो पहले रीज़न की हमने बात की कि वैक्सीनेशन की गति स्लो है, इसलिए इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो अनुमान है इकोनॉमी के ग्रो होने से संबंधित वो डिक्रीज कर दिया गया है। दूसरा रीज़न ये है, देखो जो ये एडवांस्ड इकोनॉमीज होते हैं ना, इनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है। तो ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है जैसे यूएसए, यूके, ये बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस को अनाउंस कर चुके हैं इकोनॉमीज को स्टिमुलेट करने के लिए। स्टिमुलस पैकेज का मतलब ये होता है ऐसा एफर्ट जिसके तहत गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज किया जाता है, टैक्स को लो किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स को लो किया जाता है, ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके और इकोनॉमी को रिसेशन और डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सके। तो इन एडवांस्ड इकोनॉमीज ने ज़्यादा बड़े साइज का स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस किया है, क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं। इसके अपेक्षाकृत जो एडवांस्ड जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, उनके पास पैसों की कमी होती है, ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इकोनॉमीज ज़्यादा बड़े फिजिकल पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं कर सकी हैं इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए। तो इसलिए एडवांस्ड इकोनॉमीज में इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करेगी, जबकि यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज में स्टिमुलस पैकेज लो है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव नहीं होगी। इसके बाद पर्टिकुलरली बात की जाती है इंडिया की। देखो, फर्स्ट कोविड-19 की जब वेव आई थी तो इंडिया की इकोनॉमी 2020-21 में 7% से डिक्लाइन कर गई। तो मेजर इकोनॉमीज में इंडिया का जो रिकॉर्ड है ना, वो ऑलमोस्ट सबसे बुरा है। मतलब एक दो देश ऐसे होंगे जिनका जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया से भी खराब रही, लेकिन सबसे खराब परफॉर्म करने वाले देशों की श्रेणी में है इंडिया की इकोनॉमी। पहले ये अनुमान लगाया गया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी, लेकिन सेकेंड वेव को किसने ज़्यादा सीरियस से नहीं लिया। सेकेंड वेव की हमारे देश में विभिन्न सरकारों ने अच्छी तैयारी नहीं की, और जिस वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। सेकेंड वेव के दौरान विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन लगाया। अब देखो, सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब इसलिए है क्योंकि फूड प्राइसेस काफ़ी हाई हैं और इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा है। अब आपके मन में आया होगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क देखो ऐसे पड़ता है, अगर इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6% के बीच में होती तो शायद आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को और कम कर देती। इंटरेस्ट रेट को जब कम किया जाता है ना, तो आपको पता है रेपो रेट को कम किया जाता है तो क्या होता है, बैंक सस्ता लोन ले सकते हैं आरबीआई से, और बैंक सस्ता लोन दे सकते हैं कस्टमर्स को। तो कस्टमर के पास जब पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, इससे इकोनॉमी इंक्रीज होती है। लेकिन जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो फिर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पाती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन के फर्दर इंक्रीज होने का खतरा रहता है। तो ये दिक्कत है। अच्छी बात देखो ये है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम थोड़े कम हुए हैं, अदरवाइज तो फिर इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम नहीं होते। बट दिक्कत ये है, कस्टमर्स अभी भी स्पेंड करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। गूगल मोबिलिटी इंडेक्स के अनुसार 26 जुलाई को
जितने लोग कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में और शॉपिंग सेंटर्स में गए वो प्री कोविड-19 बेसलाइन से 20% कम हैं। अभी भी ज़्यादा कस्टमर्स ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, मतलब जो लंबे समय तक प्रोडक्ट चलते हैं जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स कस्टमर अभी भी ज़्यादा नहीं परचेज कर रहे हैं। इस वजह से जो बिजनेस फर्म्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस कम है और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। इवन बैंक्स भी कॉमर्शियल सेक्टर्स को कम क्रेडिट दे रहे हैं और गवर्नमेंट जिसको ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, गवर्नमेंट भी ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रही है। बस एक अच्छी बात है कि जीएसटी जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो रहा है। जीएसटी रेवेन्यू अगर सरकारों को ज़्यादा मिलेगा तो सरकारें ज़्यादा खर्च कर सकेंगी, स्पेंड ज़्यादा कर सकेंगी, ये अच्छी बात है। बहुत कुछ तो देखो इस बात पर डिपेंड करता है कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, मतलब क्या सिचुएशन रहेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये कहना है थर्ड वेव आएगी तो भी ये सेकेंड वेव जितनी खतरनाक तो नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये है कोविड-19 के वायरस के, कोरोना वायरस के इतने सारे वेरिएंट्स हैं और अलग अलग वेरिएंट्स की जो ट्रांसमिशन रेट हैं वो अलग अलग हैं, तो इन्फेक्शन कितना ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब कब कोई खतरनाक वेरिएंट आ जाए, खतरा तो देखो है। और वैक्सीन जो है ना, ये भी नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव होंगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाल ही में जो फाइजर वैक्सीन है, जिसे वर्ल्ड में अभी तक की सबसे बढ़िया वैक्सीन बताया गया है, फाइजर वैक्सीन ने भी माना 6 महीने के बाद में, मतलब वैक्सीन लेने के 6 महीने के बाद में प्रोटेक्शन में थोड़ी सी कमी आती है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे देखो तीसरा टीका भी लगवाना पड़ रहा है, जैसे इजराइल है। इजराइल ने अपना वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, लेकिन वहाँ पे भी नए इन्फेक्शन केसेस सामने आ रही हैं। इसलिए इजराइल की सरकार ने ऑफर किया है कि 60 साल से ज़्यादा की जिसकी उम्र है वो तीसरी डोज वैक्सीन की ले सकता है, जो कम से कम 5 महीने पहले वैक्सीनेट हुआ था। तो मतलब ऐसी सिचुएशन दूसरे देश में भी आ गई है कि तीसरे टीके लगवाने की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो इससे तो हमारे देश में तो अभी तो 2 ही टीके नहीं लगे ढंग से, तीसरा टीका भी लगवाना पड़ेगा। तो सोच के देखिए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब कंप्लीट होगा। 2020 में एक्चुअल में सरकार ने गलती कर दी। यूएसए जैसे जो देश है ना वो समझदार निकले, उन्होंने बहुत पहले ये टीके प्रोक्योर करने स्टार्ट कर दिए थे, भारी इन्होंने खर्चा किया ताकि जल्द से जल्द जो वैक्सीन्स हैं उन्हें प्रोक्योर किया जा सके। हमारा देश थोड़ा ढीला रह गया, सरकार ने ज़्यादा मतलब सीरियसनेस लिया नहीं, तभी तो काफ़ी देर हो गई। जब सेकेंड वेव आई तब सरकार हरकत में आई कि हाँ वैक्सीन प्रोक्योर करनी है। खैर ये सब दिखते हैं जो हमने समझी, इससे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका पता लगेगा कि ये थर्ड वेव कब आएगी या फिर नहीं आएगी, भगवान करे ना ही आए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो एलपीजी के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडिया में देखो अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, ज़्यादातर रूरल हाउस में, जो लकड़ी से, मतलब जो चूल्हे होते हैं मिट्टी से बने या फिर दूसरे, उनमें लकड़ी से आग लगाई जाती है या फिर गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। इससे देखो बहुत सारा नुकसान होता है। एक तो महिलाओं का बहुत सारा टाइम जाता है, उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है, इनडोर पोल्यूशन होता है और बहुत सारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इमिट होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। इवन दूसरे फैमिली मेम्बर्स पर भी काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इस प्रकार से जब चूल्हे में खाना बनाया जाता है। देखो 1980s में एक सॉल्यूशन निकाला गया था इसका। सरकार ने स्मोकलेस यानी बिना धुएं वाले फ्यूल एफिशिएंट चूल्हा जो हैं वो वितरित करने स्टार्ट किए थे। एक प्रोग्राम भी चलाया गया था 1984 में, नेशनल प्रोग्राम ऑन इम्प्रूव्ड चूल्हा। ट्रेनिंग देनी भी स्टार्ट की गई थी कि इन चूल्हास को कैसे यूज़ किया जाए, बट ये प्रोग्राम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो इन चूल्हों पे सब्सिडी दी जाती थी वो सरकार ने विड्रॉ कर ली। गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया। लोगों को भी कन्विंस नहीं करवाया जा सका कि नए चूल्हों का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं इस प्रोग्राम में। और टारगेट जो बेनिफिशरीज हैं जिनको ये चूल्हे दिए जाने थे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, और जिन चूल्हों को वितरित किया गया क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं रखा गया, इसलिए लोगों को लगा कि ये चूल्हे भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो ये प्रोग्राम फेल हो गया। फिर 2013 में एक पहल स्कीम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लॉन्च की गई थी,
इसके तहत एलपीजी गैस को इंट्रोड्यूस किया गया था। 291 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरुआत में पायलट बेसिस पे ये स्कीम चलाई गई थी और सोचा यह गया था कि क्लीन एनर्जी अगर मिलेगी, एलपीजी गैस अगर वितरित की जाएगी, क्लीन एनर्जी लोगों को मिलेगी तो पब्लिक हेल्थ बर्डन कम होगा। क्योंकि देखो, चूल्हे से जब खाना बनाया जाता है इतने सारे तो रोग हो जाते हैं, वही पब्लिक हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सरकार का खर्चा तो बढ़ता ही है। और ये भी सोचा गया था जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, लोअर क्लास जो है वो इस स्कीम के तहत कवर होंगी और एलपीजी गैस का इस्तेमाल करेंगी खाना बनाने के लिए। फ़ायदा ये भी होगा कि महिलाओं का कम टाइम जाएगा खाना बनाने में और महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी लेबर मार्केट में। सबको फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को, ह्यूमन हेल्थ को और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा क्योंकि ज़्यादा महिलाएं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगी। इसके बाद 2016 में एनडीए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नीति आयोग ने रोड मैप ये रखा कि 2025 तक देश में सभी हाउस होल्ड्स के पास में एलपीजी की एक्सेस होगी। 2016-17 में इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए 12,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी, जिसे 2017-18 में इंक्रीज करके कर दिया गया 21,000 करोड़। और सितंबर 2019 तक देश में 94% हाउस होल्ड्स के पास एलपीजी की एक्सेस हैं और 2014-15 में सिर्फ 56% हाउस होल्ड्स के पास में एलपीजी की एक्सेस थी। मतलब ये स्कीम धीरे धीरे ज़्यादा लोगों को कवर कर रही है। बट देखो, काफ़ी इवैल्यूएशन स्टडी है कि कैसे स्कीम इंप्लीमेंट की गई है। तो यहाँ पे आपको चुकाने वाले जो एनालिसिस वाले पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। पहला पॉइंट तो देखो ये है कि बहुत सारे एलपीजी कनेक्शन होल्डर अभी भी दूसरे फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे लकड़ी और गोबर के उपले यानी डंग केक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार सरकार ने मान लीजिए फ्री एलपीजी का कनेक्शन दे भी दिया, गैस भरवाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि गरीबों को महंगा पड़ता है एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल करना। देखने को ये मिलता है, चाय बनानी है या फिर 5-10 मिनट के लिए गैस का इस्तेमाल करना है तो जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं वो एलपीजी कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब खाने बनाने की बारी आती है तो फिर चूल्हा जला लिया जाता है। मेन कुकिंग के लिए चूल्हा जला लिया जाता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। और देखो ये भी गया है, जब सीजन होता है ना एग्रीकल्चर का, तब तो महिलाओं के टाइम की वैल्यू होती है कि वो एग्रीकल्चर में काम कर लेंगी। अदरवाइज महिलाओं के टाइम की ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। उनको लगता है कि महिलाओं का टाइम तो वैसे भी फ्री है महिलाएं, तो चूल्हे में बेशक टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन महिलाओं के पास टाइम ही टाइम है, इसलिए उन्हें बोला जाता है। क्योंकि ज़्यादातर ये जो फैसले हैं ना, एलपीजी में गैस भरवाई जाए ना भरवाई जाए, ये मैन फैसला ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो बोल देते हैं महिलाओं को कि वैसे भी तुम्हें कहाँ जाना है, चूल्हे से खाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, हमने शुरुआत में देखा ना, इतने सारे फायदे होते हैं अगर एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाए और इतने सारे नुकसान होते हैं अगर चूल्हे से खाना बनाया जाए। जबकि देखो, फार्मिंग का सीजन होता है क्योंकि खेतों में महिलाएं भी काम करती हैं, तब महिलाएं ज़्यादा एलपीजी कनेक्शंस का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उनको पता है चूल्हे में ज़्यादा टाइम लगेगा और इस वजह से इतना टाइम तो खेतों में काम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखो ये भी गया है, अर्बन हाउस होल्ड्स में तो एलपीजी का कनेक्शन ज़्यादातर लोग करते हैं। रूरल हाउस होल्ड्स में सिर्फ अपर इनकम ग्रुप्स जो है ना, वो आसानी से एलपीजी को रिफिल करवा पाते हैं, इसलिए वो एलपीजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। 48% जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पार्शियली, पूरा नहीं। जैसे चाय बनाने के लिए कर लिया, छोटे मोटे स्नैक्स बनाने के लिए कर लिया। इसके अलावा देखो दूसरी दिक्कतें भी हैं, जैसे एलपीजी सेंटर्स की काफ़ी बार दूरी बहुत होती है घर से, वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइन में लगना पड़ता है। इस वजह से भी दिखते हैं बहुत सारे लोग डिले कर देते हैं गैस भरवाने में कि अरे कौन जाएगा, कौन लाइन में लगेगा। ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में उज्ज्वला 2.0 स्कीम भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए उन लोगों को जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। इस उज्ज्वला 2.0 के तहत 1 करोड़ कनेक्शंस वितरित किए जाएंगे और उनको इस बार राशन कार्ड सबमिट करने की भी आवश्यकता नहीं है और एड्रेस प्रूफ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है। माइग्रेंट वर्कर्स को ना तो राशन कार्ड देने की आवश्यकता है, ना ही दूसरा प्रूफ देने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार ने इस साल 14,073 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। देखो, राइटर ये कहते हैं, जाहिर तौर पर पॉलिसी मेकर्स ने उज्ज्वला 1.0
का जो इम्पैक्ट है, जो स्टडी है कि क्या परफॉर्मेंस रही है उज्ज्वला 1.0 की, उसको अभी तक ठीक से स्टडी नहीं किया है। तभी तो इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है बिना इंप्रूवमेंट के। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं दूसरे जो अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स हैं ना, जैसे सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, स्मोकलेस चूल्हास, बायोगैस प्लांट्स, इलेक्ट्रिक कुकर्स, इनको भी कंसीडर किया जाए एलपीजी के अल्टरनेटिव के तौर पे। हो सकता है कि जो गरीब हाउस होल्ड्स हैं वो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये भी इफेक्टिव है। सिर्फ एलपीजी ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, हमें बेस्ट प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अगर इन सॉल्यूशंस में से कोई अच्छा फिट बैठता है तो इसको भी सरकार प्रमोट करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एलपीजी के इस्तेमाल से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।